नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले बात होगी उस राजनीतिक दस्तक की जो देश के 3 प्रमुख और सियासी तौर पर उपजाऊ रूप से देखे जाने वाले राज्यों में नजर आ रही है, जिसे हमने नाम दिया है 22 के लिए आई स्पाइस, यानी चुनावी सत्ता के लिए आपसी छुपन छुपाई का राजनीतिक खेल। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। सब जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक मंथन करके दिल्ली लौटे संगठन महासचिव बीएल संतोष ने क्या रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी है। 9 महीने बाद चुनाव के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में क्या सरकार और संगठन के भीतर बदलाव होंगे? अगर हां तो कौन से और कैसे? 9 महीने बाद ही पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के असंतोष को लेकर दिल्ली में 3 सदस्यों का पैनल लगातार बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां करीब 14 करोड़ 66 लाख वोटर के हिसाब के आधार पर 2022 की दस्तक का हिसाब किताब अभी से बीजेपी जोड़ने में लग गई, वहीं पंजाब के 2 करोड़ वोटर के सामने 9 महीने बाद भी अपनी सरकार संभालने का मंथन कांग्रेस कर रही है। राजनीतिक दस्तक का तीसरा राज्य बिहार है, जहां पिछले साल ही चुनाव हुए हैं, जहां बीजेपी जेडीयू के बीच नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वालों की उंगली तक काट देने की बयानबाजी हो रही है। पुरानी कहावत है, जहां 4 बर्तन होंगे वहां आवाज होगी। राजनीति में महत्वाकांक्षाओं के बर्तन खटकते हैं तो दस्तक और हलचल दोनों सुनाई देती। आज की पहली कहानी पंजाब की दस्तक को सुनते हुए शुरू करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आकर विरोध की आवाजों के खिलाफ अपना पक्ष रखना। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब। दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू के गरजने और बरसने का 48 घंटे बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला दिल्ली पहुंचता है, कपूरथला हाउस में एंट्री लेता है, तो यह सवाल दस्तक देता है कि क्या 9 महीने बाद 2022 के चुनावों में पटियाला राजघराने के कैप्टन ही पंजाब में कांग्रेस का चेहरा मोहरा और सेहरा होंगे? क्योंकि जब कोविड-19 से पंजाब में अब तक कुल 14,000 लोगों की जान जा चुकी है, तब पंजाब में 2022 के चुनाव की चिंता पार्टी के भीतर हो रही है। कांग्रेस के भीतर पंजाब में वर्तमान यानी कैप्टन और भविष्य क्या सिद्धू, इसका मंथन हो रहा है। सोमवार से दिल्ली में सोनिया गांधी के बनाए और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाले 3 सदस्यों के पैनल के सामने पहले कैप्टन विरोधी 20 से ज्यादा विधायकों की बात सुनी गई। फिर अपने ही सीएम के खिलाफ विरोध में कांटे बोने वाले सिद्धू दिल्ली में बात रखने आए और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बारी है। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। पंजाब की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। जब कैप्टन दिल्ली आकर अपना पक्ष रखने वाले होते हैं तो किसानों का एक धड़ा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करता नजर आता है, और जब पंजाब में कैप्टन के कदम कदम पर कांटे बिछाने वाले पाजी यानी नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस के पैनल के आगे शिकायतों का पुलिंदा रखने आते हैं, तब पंजाब में ही सिद्धू के इलाके में अमृतसर के भीतर उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लग जाते हैं, जो सिद्धू को खोज कर लाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम लाने का ऐलान करते हैं। इलाका सरदार नवजोत सिंह सिद्धू दा वा, इत्थों दे हल्के दे MLA ने ते इस इलाके दा हाल लवारसां वाला हो गया वा। 4-4 साल हो गए इस हल्के दे लोकां ने सरदार नवजोत सिंह सिद्धू दा मुंह नहीं देखा। देश में अभी सिर्फ 3 बड़े राज्य पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जहां कांग्रेस अकेले अपने दम पर शासन कर रही है। यानी देश में सिर्फ 10% आबादी के 3 राज्यों में कांग्रेस का किला अपने दम पर अभी बचा और चल रहा है। कैप्टन साहब के कोई भी चुनौती नहीं है, और दूसरी तरफ जो मुद्दे और कंसर्न है, और जो जिन्होंने कंसर्न उठाए उन्होंने भी यही कहा है कि हम इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इश्यूज़ को सेटल करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं है, और ये आने वाले समय में सारे सेटल हो जाएंगे। भले ये कहा जाए कि पंजाब में कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई कुर्सी नहीं बल्कि मुद्दों की है, लेकिन इसे स्वीकार करना राजनीतिक गलियारे में मुश्किल है,
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल के पैनल के सामने सोमवार से शुरू हुई विधायकों की बातचीत में कुछ खास बड़ा नहीं रहा, लेकिन मंगलवार को एक बदलाव आया और दावा है, सूत्रों के मुताबिक विधायकों से पंजाब के ये तक पूछा गया कि कैप्टन नहीं तो फिर कौन। दावा है कि इसी के बाद अमरिंदर सिंह ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और सबूत है ये तस्वीरें। दिल्ली आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के हेलीपैड से इन तस्वीरों को पोस्ट करते हैं। कैप्टन ने दिल्ली आने से पहले आम आदमी पार्टी के पुराने बागी विधायक सुखपाल खैरा को पार्टी में शामिल करा दिया। सुखपाल खैरा के साथ आम आदमी पार्टी के ही बागी विधायक जगदेव सिंह कमलू और पिरमिल सिंह धौला को भी कैप्टन ने पंजाब में अपना साथी बना लिया। कांग्रेस के गलियारे में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली आने से पहले कैप्टन ने बागी विधायकों को अपने साथ खड़ा करके ये साफ संदेश देना चाहा कि पंजाब द कैप्टन वाला नारा 2022 में भी अमरिंदर सिंह चलना चाहते हैं। बगावत के सुरों के चलते ही कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश जैसा राज्य सत्ता पाकर भी हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहा। पंजाब में भी वर्तमान के कैप्टन ही आगे चलेंगे या भविष्य में सिद्धू के हाथ में चुनावी कमान होगी। 2022 में जीत की दस्तक के लिए कांग्रेस पार्टी इसी खटपट से गुजर रही है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। आगे उत्तर प्रदेश में 9 महीने बाद चुनाव से पहले राजनीतिक दस्तक की खबर दिखाएंगे। उससे पहले बिहार चलते हैं, जहां बीजेपी के साथ सरकार चलाते मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने में बीजेपी जेडीयू के बीच विवादों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। यहां नीतीश सरकार के कामकाज पर अब तक बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते रहे। अब तो बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार को नेता मानने से ही इनकार करते हुए परिस्थितियों का सीएम बताया और शराब घोटाले का आरोप लगाकर जेल भेजने की मांग कर दी। नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है, उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गुंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। नीतीश कुमार जो रमू करुम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुल जमा 6 महीना 17 दिन बीते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए, लेकिन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के भीतर 36 तरह की खटपटा चुकी है। इस बार 3 नंबर में ढेला गए, अब तभी मुख्यमंत्री बन गए। क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या मतलब है तुम्हारा? पूछने की वजह पैदा करने वाले नेता का नाम है टुन्ना पांडे। बिहार में बीजेपी के एमएलसी हैं, जिन्होंने कोई पहली बार नहीं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार को ना नेता मानने न चुनाव जीतने लायक मानने के बाद घोटालेबाज बताते हुए जेल भेजने की मांग की, तो जेठ के महीने में बिहार की राजनीति में गर्मी और जलने लगी। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भेजवाइएगा भाई। जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? कहता जेल भेजवा देंगे। कोई माई का लाल है जो नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा। नवंबर में जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, तब भी यह बात कही जाने लगी थी कि इस बार नीतीश के लिए सीएम पद की कुर्सी कांटों भरी है। टुन्ना पांडे की राजनीतिक ताकत बिहार में कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन सियासत का सच ये भी है कि वार छोटे मोहरों से कराया जाता है ताकि पल्ला झाड़ना आसान हो। क्या यही सच है? इस बार 3 नंबर में ढेला गए, अब तभी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सोचना, लगातार हमला हो रहा है और मौन सहमति है भारतीय जनता पार्टी का। ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? आप साथ भी रहिएगा, पीठ में छुरा भी मारिएगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन पर लालू के साथ सरकार बनाने के बाद पीठ में छुरा भोग कर बीजेपी संग सीएम बने रहने के आरोप लगे। अब फिर से क्या बिहार में वाकई ये नौबत आ गई
कि जेडीयू को लगता है बीजेपी पीठ में छुरा भोंक रही है। हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, कोई नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है। और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता कोई नेता है? सो बताइए ना। अगर मौन सहमति नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होता क्या? कहीं ना कहीं मौन सहमति है। जनता दलियों के नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई नेता के ऊपर हमला हुआ है क्या? एक आदमी का नाम बता दीजिए। लगातार ये लोग हमला करते हैं। हम लोग कोई गूंगा थोड़े हैं, हम लोग की भगवान जुबान दिया है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के संस्कार में हम लोग पलते हैं, हम उनके सिपाही हैं। हम लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करता। अब सीमा पार कर गया है तो जवाब उसी शैली में हम लोग भी देंगे। हम लोग कोई गूंगा जेडीयू को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि अब हम भी जवाब देंगे? क्योंकि टुन्ना पांडे वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश के सीएम बनते ही उन्हें विनाश पुरुष तक कह दिया था। नीतीश कुमार से नैतिकता के नाम पर 6 महीने पहले भी टुन्ना पांडे इस्तीफा मांग चुके हैं। अब फिर से बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में आरोप लगाते हुए जेल भेजने की बात करते हैं। हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पूरे सिवान में एनडीए के कैंडिडेट खिलाफ इन्होंने काम किया तो क्यों नहीं उसको निकाला? आप दुल्हा बना के रखे हुए हैं मंडप में, मंडप से बाहर क्यों नहीं करते हैं? मोड़ी भी पहना रहे हैं, दुल्हा भी बना रहे थे, नहीं काम चलने वाला है। बीजेपी की तरफ से टुन्ना पांडे को अब नोटिस तो भेज दिया गया, लेकिन क्या मामला सिर्फ नोटिस भेजने भर से बिहार में संभल जाएगा? उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना, आज तक। अब बात उत्तर प्रदेश की। 3 दिनों तक लखनऊ में जमे बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जब पार्टी और सरकार के कामकाज की कुंडली खंगाली तो यूपी बीजेपी में अटकलों का तूफान आ गया। जहां अब खामोशी है, लेकिन क्या यह बदलाव के अगले तूफान से आने के पहले की शांति है? बीएल संतोष बीजेपी के संगठन महासचिव इसी गाड़ी से जब बीजेपी दफ्तर से निकलकर दिल्ली रवाना हुए तो 2022 की चुनावी दस्तक के लिए तैयार हो रहे उत्तर प्रदेश में कई कयास घूमने लगे। वजह ये कि पहले संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 2 दिन तक यूपी में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोल कर जाते हैं। फिर संगठन महासचिव बीएल संतोष 3 दिन विधायकों मंत्रियों से बातचीत करते हैं। इस दौरान संगठन महामंत्री सुनील बंसल, महासचिव बीएल संतोष और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी आपस में चर्चा कर चुके हैं। अब दिल्ली में आरएसएस की वो बैठक होनी है जिसमें संघ कई अहम मुद्दों पर राय और फैसला लेगा। इतना सब कुछ अगर उत्तर प्रदेश को लेकर होता है तो जानना जरूरी है कि आखिर बैठक में हुआ क्या और आगे क्या होगा, क्योंकि बैठक में भाग लेकर निकलने वाले मंत्री तो इसे सिर्फ संगठन और सेवा का मंथन बताते रहे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की देश को जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। इसी बैठक में ज्यादातर उन मंत्रियों से अलग से बात की गई जो समय समय पर अपनी नाराजगी किसी न किसी तरीके से जताते हैं। जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अलग से बात हुई, श्रीकांत शर्मा से भी बात की गई जो कई महीनों से सरकार का पक्ष रखते नजर नहीं आ रहे। ब्रिजेश पाठक और सांसद कौशल किशोर से भी बात हुई जो कोरोना काल में चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठा चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस बार कई मंत्रियों ने निजी बातचीत में यानी कि 1-to-1 में जो संगठन से जो बीएल संतोष से उनकी बातचीत हुई उसमें अपने गुबार भी निकाले हैं। और गुबार इस बात का कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करने नहीं दिया और अब जबकि चुनाव का वक्त आ रहा है तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। यानी कि बहुत बड़ा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा गया है। कई मंत्रियों ने शिकायत की है कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे। जहां विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर अधिकारियों ने अपने स्तर से फैसले लिए हैं। ज़्यादातर मंत्रियों की इच्छा के बगैर अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीएल संतोष ने डिनर पर एक मीटिंग की। 2.5 घंटे की बैठक में दावा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में सरकार के काम और कदम की जहां पूरी जानकारी दी, वहीं संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अफसर से एमएलसी बने ए.के. शर्मा को कैबिनेट में लाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन को टटोला। ए.के. शर्मा का क्या रोल होगा ये अब
दिल्ली दरबार तय करेगा। यानी कि अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा तो कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच वो मंत्रालय नहीं देना चाहेंगे जिससे ऐसे लगे कि सत्ता दो भागों में बंट रही है, पावर सेंटर दो भागों में बंट रही है। तो अगर फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो निश्चित तौर पर ए.के. शर्मा को लाया जाएगा, ये तय है। कोरोना काल में लगातार दौरा करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन संगठन और सरकार में बदलाव का जो भी चाल चरित्र और चेहरा होगा वो संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद ही सामने आए, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले केंद्र में मंत्री पद का कोटा यूपी से बढ़ने का दावा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। राजस्थान में भी खींचतान हो रही, जहां सचिन पायलट समर्थकों ने मंगलवार को अशोक गहलोत के मंत्री को भरतपुर में कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम से भगा दिया। राज्य में जब सत्ताधारी पार्टी में यह सियासी उठापटक हो रही है, तब जनता ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी से रो रही है। दवा के लिए भटकती जनता के समर्थन में आज तक की ये दस्तक। यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें। जिन हाथों से जनता ने राजस्थान में सरकार चुनी, उन्हीं हाथों को जोड़ने की मजबूरी की वजह ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी की वजह से राज्य में बीमारी कोरोना से आगे निकल गई है, जिसने जनता को लाचार बनाकर छोड़ दिया है। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारी पत्नी आगे सर्वाइव कर सके। जाकि जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि करीब 8 इंजेक्शन पर डे के हिसाब से लगने चाहिए, और यहाँ पर 1 इंजेक्शन रात को हमें पकड़ाया गया। तो क्या मरीज उसमें ठीक होगा? डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। परसों 0 इंजेक्शन दिए गए, कोई इंजेक्शन नहीं। हम चाहते हैं सरकार से आज तक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, सही मात्रा में इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। मुख्यमंत्री से ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मांगने वाले राम सिंह अकेले नहीं है। आज तक संवाददाता शरद कुमार के साथ खड़े ये सभी लोग अपने मरीज की जान बचाने के लिए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को खोज रहे हैं। इंजेक्शन बिल्कुल मिल ही नहीं है। रोज 12-12 बजे तक इंतजार करते हैं, लेकिन इंजेक्शन आते ही नहीं है। बहुत परेशान है मरीज की, तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के अब तक 1524 मामले सामने आए हैं, जिसमें 74 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 1% से भी कम है, लेकिन ब्लैक फंगस की मृत्यु दर 4.8% तक जा पहुंची है। यानी ब्लैक फंगस का वार कोरोना से करीब 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी राजस्थान की राजधानी में इसके इंजेक्शन की कमी लोगों के आंसू निकाल रही है। राजस्थान में ब्लैक फंगस कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ब्लैक फंगस के मामले अब तक सामान्य लोगों में मिल रहे थे, जबकि पहले ये महामारी कोरोना के मरीजों को ही अपना शिकार बनाती थी। अजमेर के रसूल खान को भी कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक फंगस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मरीजों की है ये गुहार, बचा लो सरकार। ब्लैक फंगस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मगर इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं। कई लोग अपने परिजनों का ऑपरेशन 1 सप्ताह से ज़्यादा कराए हुए हो गए, मगर 1-2 इंजेक्शन भी नहीं खोज पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिजनों को इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक गौरवानी, फ्रॉम बीकानेर। क्या परेशानी हो रही है इंजेक्शन की? सर, इंजेक्शन के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं, यहाँ से मेल भी भिजवाया है, सीएमओ ऑफिस भी जाके आए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इंजेक्शन मिलेंगे। परसों नाइट को ऑपरेट हुआ है, हमें आज तक एक भी इंजेक्शन अप्रूव नहीं कराया गया। राजस्थान में मरीज ही बेबस नहीं है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। इंजेक्शन की कमी ने डॉक्टरों के आत्मविश्वास को हिला दिया है। जबड़े के दर्द से आया हमारे पास, उनका पूरा जबड़ा मूव कर रहा था, पूरे जबड़े को फंगस खा गया था। जबड़े से लेकर स्फिनोइड साइनस होता है दिमाग के आगे वाला, वहाँ तक भी बीमारी पहुँच गई थी, जिसको हमने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी है। बट इसके बाद इनको 8 से 10 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है।
बट अभी सरकार से हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ला पाएँ, बट 2 दिन से तो बिल्कुल इंजेक्शन की शॉर्टेज है। राजस्थान में ब्लैक फंगस कई जिलों में फैला हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा कहर जयपुर पर टूटा है। राज्य की राजधानी में अब तक ये बीमारी 30 लोगों की जान ले चुकी है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना महामारी के बीच अंधविश्वास की आंधी भी चल रही है। कहां एक अफवाह ने हजारों को खतरे में डाला। अंधविश्वास के खिलाफ जोरदार दस्तक देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।